and move towards improving the quality of education provided to children. We'll be exploring this further in our next conversation on shared responsibility, empowering community and youth to transform education. And without further ado, I would like to introduce to our next panel. Our first panelist is Ms. Gayatri Nair Lobo, who's the Chief Operating Officer of A.T. Chandra Foundation. She's also the former CEO of Indian School Leadership Institute and former Chief Operating Officer of Teach for India. She brings in a wide range of experience from strategy consulting to scaling solutions across diverse organizations. Our second panelist is Mr. Nageshwar Panchal, who's co-founder of Mera Gaon Meri Duniya. He's a poet at heart and an entrepreneur by profession. He's passionate about building sustainable villages through decentralized leadership models. And our third panelist for the day is Mr. Vikash Kumar, who's the co-founder of Karunodaya Foundation. He's a mechanical engineer and also worked as an assistant professor at NSIT in Bihar. Finding his purpose, he set on the journey of starting his own organization to ensure that every child has access to minimal learning. I would now like to welcome all our panelists, and without any further delay, would request Nageshwar to commence the session by sharing his insights on the significance of a community-based approach and experience of working with the youth. Over to you, Nagesh. शुक्रिया पूनम, इतने खूबसूरत तरीके से आपने हमारा परिचय कराया. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एडुवेंटम हमें इस तरह का प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पर हम अपनी बात रख सके और ऐसे लोगों से बात कर सके जिन्हें हम इस फील्ड में हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नागेश्वर पांचाल है और हमारी संस्था का नाम मेरा गांव मेरी दुनिया है. इसका मतलब होता है माई विलेज इज माई वर्ल्ड. हम मध्य प्रदेश के गाँव में युवाओं के साथ मिलकर गाँव की शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं और हम देखते हैं कि वर्तमान में कोई भी बड़ा बदलाव या स्थायी बदलाव बिना कम्युनिटी और युवाओं के संभव नहीं है. वर्तमान हालात में अगर आप गांव को देखेंगे तो पाएंगे कि गांव का जो सबसे स्किल्ड युवा है वो अपने गांव से माइग्रेट कर जाता है अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई. प्रॉब्लम ये नहीं है कि केवल वो माइग्रेट कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो फिर किसी भी तरह अपने गांव को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है. वो केवल फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है, वो भी अपनी फैमिली को. एक तो कनेक्शन है वो कहीं अंदर दिल के अंदर तो बना हुआ है लेकिन बाहर पर कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाता है. वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर वो सपोर्ट करते हैं. ऐसे हम गाँव के युवाओं के साथ काम करते हैं और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करते हैं जहाँ पर ये युवा अपने गाँव को एजुकेशन के बेहतर बनाने के लिए काम कर सके. मेरा गाँव मेरी दुनिया का विजन है कि भारत के हर गाँव में एक युवा ऐसा हो जो अपनी कम्युनिटी के सहयोग से अपने गांव के एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए काम करे और इंश्योर करे कि वहां के हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए. अगर इसमें हम थोड़ा बारीकी से समझेंगे कि ऐसा क्यों है तो हम पाते हैं कि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन है, इसमें सस्टेनेबिलिटी है, इसमें ओनरशिप है और सबसे खास बात जो हम डेवलपमेंट सेक्टर में बात करते हैं कि ये कॉन्टेक्चुअल है. उस गांव का युवा अपने गांव को सबसे बेहतर तरीके से जानता है. तो क्या ये संभव है, मतलब जो हम बातें कर रहे हैं क्या ये संभव है? तो कमलेश एक ऐसा ही युवा है जिसने दिल्ली में पढ़ाई की, फिर वो हमारे साथ जुड़ा और वो अब अपने गांव की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए वहाँ के स्कूल्स के साथ काम कर रहा है. इस तरह हम 37 युवाओं का एक कलेक्टिव बना पाए हैं. 11 स्कूल में हम 745 बच्चों के साथ अभी तक काम कर पाए हैं उनकी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए. तो ये युवा हमसे जुड़ते कैसे और ये काम कैसे होता है अगर मैं उनसे देखूं तो ये युवा टीचर, स्कूल लीडर और कम्युनिटी के साथ काम करते हैं. तो युवा सबसे पहले अपने खुद के बदलाव को लेकर हमारे साथ जुड़ते हैं. उनमें 3 चीजें होती है कि आप खुद को कैसे समझते हैं, दूसरा होता है कि आप समाज को कैसे समझते हैं, तीसरा होता है कि आप सिस्टम को कैसे समझते हैं. फिर हम 1 साल के प्रोजेक्ट के जरिए जो जरूरी स्किल्स युवाओं को एजुकेशन सेक्टर में काम करने के लिए चाहिए, जो माइंडसेट चाहिए, उन पर काम करते हैं. और फिर एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम जिसका नाम कदम है, उसके जरिए स्कूल लीडर, टीचर और कम्युनिटी के जरिए होलिस्टिक एजुकेशन डिलीवर करने पर काम करते हैं. अब यहाँ पर कम्युनिटी की बात आई है तो कम्युनिटी की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जब तक जो एजुकेशन का दायित्व है वो अगर केवल स्कूल्स तक सीमित रहेगा तो उसका उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा. तो हम सोचते हैं कि जो दीवार स्कूल को कम्युनिटी से अलग करती है वो दीवार कहीं ना कहीं गिराना बहुत जरूरी है, तभी सिस्टमेटिक बदलाव हो पाएगा.
क्योंकि सारे जो चीजें हैं, स्कूल है, कम्युनिटी है, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो जैसे स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला पार्ट है, हम जो स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम करते हैं उसमें हम बात करते हैं कि बच्चों से कैसे कनेक्शन बिल्ड किया जाए। तो हम वो ना केवल टीचर्स के साथ करते हैं, बल्कि हमारा मानना है कि हम वो पेरेंट्स के साथ भी कोशिश करें कि कैसे बच्चों से कनेक्शन बिल्ड किया जाए। वरना जैसे ही बच्चा स्कूल से घर जाता है और वापस चीजें वहीं की वहीं आ जाती है। तो हम पेरेंट्स से और शिक्षकों से भी इस बारे में बात करते हैं कि कैसे बच्चे को यूनिक तरीके से देखें, कैसे बिना लेबल लगाए बात करें, और कैसे एक बच्चे को अपने एक भाई को दूसरे बहन से कंपेयर ना करें और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। विकास, आप भी कम्युनिटी के साथ काम करते हैं और कई बार कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए अलग अलग कम्युनिटी के साथ हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। आप बिहार में, गया में महिलाओं के साथ काम करते हैं, तो मैं समझना चाहूंगा कि वहां पर स्थिति कैसे है और आप इसे डिसेंट्रलाइजेशन को और कॉन्टेक्सुअल सॉल्यूशन को किस तरीके से देखते हैं। थैंक यू नागेश। आपका जो पूरा काम है वो बहुत ही इंस्पायरिंग लगा मुझे। जिस तरह से आप यूथ लीडरशिप पे काम कर रहे हैं, जो कि वहाँ के शिक्षा के बदलाव के लिए मतलब काम कर रहे हैं। और तो नमस्ते, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं यहीं बिहार में काम करता हूँ। और हम लोगों का जो मतलब फोकस रहता है करुणोदय, मतलब मैं करुणोदय फाउंडेशन से हूँ और हमारा फोकस रहता है कि हम किस तरह से बच्चों के जो लर्निंग आउटकम उसको इम्प्रूव कर पाएँ और बिल्कुल उसको टाइम बाइंड मैनर में कैसे हम एक एकेडमिक ईयर में हम कितना देख पाएँ कि कितना इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने किया है। चूँकि मैं बिहार में काम करता हूँ तो हम लोग थोड़ी बिहार की बात करते हैं। बिहार का नाम आते ही जो दिमाग में हमें आती है थोड़ी गरीबी और फ्लड, और कुछ एक एरिया ऐसा भी है जो फ्लड इफेक्टेड है। तो अगर हम बिहार को देखें तो यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो 1/3 हमारे नेशनल पर कैपिटा इनकम के है। यहाँ पे जो स्टूडेंट की स्पेंडिंग है पर स्टूडेंट जो हम लोग खर्च करते हैं वो 1/3 ऑफ किसी भी केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट स्पेंडिंग का। और करीब करीब आप देखेंगे कि 70% जो एरिया है बिहार का वो फ्लड इफेक्टेड है, और वो कंप्राइजेज करता है करीब करीब 16% ऑफ पूरे इंडिया का फ्लड इफेक्टेड एरिया का। तो पिछले कई सालों में हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है 30 सालों में, उसके वजह से हम लोग स्कूल्स और रोड हमारे गांव तक पहुंच गए हैं। लेकिन लर्निंग आउटकम पे अगर हम लोग बात करें, अगर असर का रिपोर्ट देखें 2014 का, तो जहाँ पे 5वीं कक्षा में 45% बच्चे जो हैं वो क्लास 2 के टेक्स्ट को पढ़ पाते थे, वही रिपोर्ट अगर 2018 में देखें तो मात्र 35% बच्चा क्लास 2 का टेक्स्ट पढ़ पाते हैं 5वीं ग्रेड के बच्चे। और अगर थोड़ा और ज़्यादा डीप एनालाइज करें बिहार को, तो बिहार में एक चीज़ें जो हमें देखने को मिली, जो आपने एक वर्ड यूज किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लीडरशिप, उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखा है कि पहले जब 80 के दशक के पहले के एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे बिहार का, तो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी बहुत ही हाई था। जो हम इमेजिन करते हैं नई तालीम गांधी जी की, वो बहुतों स्कूलों में यहाँ पे चलता था। और जैसे जैसे 80 के बाद स्कूल्स बढ़ा, मतलब लीडरशिप सेंट्रलाइज हुई। पहले गांव के लेवल पे डिसीजन होता था कि स्कूल के लिए कि वहाँ का करिकुलम क्या होगा, वहाँ पे कौन से टीचर आकर के पढ़ाएंगे। और फिर जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन बढ़ा और स्कूल्स में टीचर आ गए, स्कूल्स गांव तक पहुँच गया, तो उसकी क्वालिटी में बहुत ही हाई लेवल पे डिग्रेडेशन आया। और वहाँ पे मतलब एक और पॉइंट है कि 1950 के आसपास में बिहार में करीब 5000 लाइब्रेरी एक्टिव हुआ करती थी। मेरे खुद के बेगूसराय शहर में 250 लाइब्रेरियां एक्टिव हुआ करती थी, और अभी मात्र अगर बेगूसराय में मैं देखूं तो 3 लाइब्रेरियां एक्टिव। तो जो मतलब एक तरफ तो हम लोगों ने जो गेन किया और कुछ चीजें जो हमने लॉस करी, तो उसमें जो अगर आप कुछ कॉमन चीजें पकड़ेंगे तो आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ही दिखेगा। अगर बिहार का कोई स्कूल आज अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तो वहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और टीचर, इन दोनों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पिछले 1 साल की जो जर्नी है हमारी एडुमिंटम के साथ, उसमें मैंने मंत्रा के मॉडल को स्टडी किया, उनके साथ कन्वर्सेशन किया, आई सक्षम के फेलोशिप मॉडल को देखा, और जो हमारी एक संस्थाएं हैं यहाँ पे, महिला समाख्या फेडरेशन, ये वुमन का फेडरेशन है, करीब करीब 5000 महिलाएं हैं इससे जुड़ी हुई, जो अक्रॉस 9 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है, और इन लोगों का 2 लाख महिलाओं के आसपास रीच है। तो हम लोगों ने एक शिक्षा संवाद किया था जिसमें प्रदीप सर, संजय सर, जो कि आज यहाँ पे हैं, वो लोग भी आए थे। और हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि यहाँ पे क्या कलेक्टिवली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक कलेक्टिव बनाया, तभी हम लोग 4 एक ऑर्गेनाइजेशन थे, बाकी
3 ऑर्गेनाइजेशन शिक्षा लोकम और मैराकी और इन्वॉल्व हम लोगों को ज्वाइन किए। और इसी बीच में कोरोना आता है, सब कुछ बंद हो गया और कम्युनिटी एक पावर के रूप में उभरी, जिसकी बात सुबह मैम ने भी की थी। और फिर हमें लगा कि जब हमारा कम्युनिटी प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है तो क्या हम बच्चों की जो लर्निंग है उसको कंटिन्यू रखने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो हमने कुछ 50 सहेलियों के साथ काम किया, 30 मुजफ्फरपुर में और 20 गया में। और इस प्रोग्राम को हम लोगों ने एक नाम दिया फेलोशिप प्रोग्राम, जिसको हम लोग शिक्षा सहेली भी प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने सर्वे किया, करीब 6000 फैमिली का हम लोगों ने सर्वे किया और हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि वहाँ पे जो स्मार्टफोन है उसका रीच बहुत ही मिनिमम है, मतलब लेस देन 20%, और जिनके पास भी है नेटवर्क इश्यू बहुत ज़्यादा है। और गार्जियंस चाहते थे कि हमारे बच्चों की लर्निंग जो है वो कंटिन्यू रहे क्योंकि स्कूल्स पूरी तरह बंद है। तो फिर हम लोगों ने कम्युनिटी के साथ ही कन्वर्सेशन बिल्ड किया, तो उन्होंने बोला कि एक काम करता हूँ कि मेरे पास पंचायत भवन है, पैक्स भवन है और स्कूल की बिल्डिंग है। एक काम करो कि तुम 5-5, 10-10 के गुच्छे में हमारे बच्चों को पढ़ाओ और जो कोविड का प्रिकॉशंस है वो लो करके हम लोग चले। इस तरह से हम लोगों का काम स्टार्ट हो गया। हम लोग सहेली जो हमारे 25 थे उनको हम लोगों ने जूम के थ्रू ट्रेनिंग शुरू कर दी, व्हाट्सएप के थ्रू लिंक भेजना शुरू किया और इस तरह से हम लोग करीब 700 से 800 बच्चों तक हम लोगों ने रीच किया। और हमारा इस काम का पूरा एक पर्पस जो यही है कि आपके पर्पस से बहुत ज़्यादा मिलता हुआ है नागेश, कि हम ग्रास रूट लेवल पे जो है कम्युनिटी लीडर्स बनाना चाहते हैं और ग्रास रूट पे भी, रूरल जगह पे भी हम लोग लर्निंग आउटकम जो है बच्चों का वो इम्प्रूव करना चाहते हैं और हम पूरे प्रोसेस में पेरेंट का एंगेजमेंट पे ध्यान देते हैं, जो कि बाद में जाकर के ये सहेलियां जो कि इक्विप्ड होंगी कंटेंट पे, पेडागोजी पे, वो जाकर के पंचायत बॉडी के साथ अभी से, मतलब अभी से जुड़ाव उनका अच्छा है और बाद जब स्कूल्स खुलेंगी तो हम लोग स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ भी वहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो इस काम का जो पूरा इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो 3-4 लेवल का हम लोगों ने इम्पैक्ट देखा। एक तो पहले सहेली के लेवल पे कि जो उनकी लीडरशिप क्वालिटी और आइडेंटिटी बिल्डिंग का काम हम लोग कर रहे थे, उसमें हम कुछ हद तक सफल होते हुए दिख रहे हैं। जब उनके रिफ्लेक्शन सर्कल्स में उनसे हम पूछते हैं तो वो खुद बोलते हैं, मतलब एक ट्रेनिंग का मैं एक सीन बताता हूँ जहाँ पे मतलब 50 लोग थे ट्रेनिंग में और एक सहेली ये बोल के रोने लगी कि हमें पहली बार ये महसूस हुआ कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज है जो इस समाज को दे सकते हैं और समाज बदले में हमें उस इज्जत की निगाह से देखेगा। एंड ऑल स्टार्ट वीपिंग। मेरे टीम से भी लोग यहाँ होंगे जो उस ट्रेनिंग सेशन में थे और वो बोलते हैं कि हमारी जो लाइफ है रूटीन लाइफ हो गई है। हमारी एक दीदी ने पूरा का पूरा एक रीड अलाउड का पूरा सेशन लिया 20 मिनट का बाकी सहेलियों के साथ, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई जूम ऐप पे शिक्षा लोकम के समीक्षा और बोध ऐप को यूज करने में, व्हाट्सएप को यूज करने में। और चिल्ड्रन लेवल पे देखें तो लर्निंग आउटकम जो है अभी तो हमारा चूंकि 4 महीने का काम है, इतना हम लोगों ने बेसलाइन किया है, लेकिन अभी हमने कोई मिड लाइन सर्वे नहीं किया, बट हम फोटो से देख पाते हैं कि किस तरह से उनको कॉन्टेक्चुअल एजुकेशन मिल रहा है। वो गिट्टी, पत्थर, पत्ते, इन सब से सीखते हैं। कुछ काम जो कर रहे होते हैं उन चीजों से वो सीखते हैं। और अगर हम लोग कम्युनिटी लेवल पे देखें तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन शुरू से ही अच्छा रहा है हमारा, क्योंकि उन्होंने इस काम को पूरा आगे किया। और फिर जो हम लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखें तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम लोगों का बहुत ही क्रॉस लर्निंग हुआ, इस 7 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के जो हम लोगों ने काम किया है। और एक दूसरे के प्रति एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना और एक काम करके एक रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुई इस 7 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। और हम लोगों खास करके कॉर्नोदय का अपना एक डेवलपमेंट हुआ कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, हम ऑपरेशंस में अच्छे हो गए, हमारी टीम बिल्डिंग हो गई। तो गायत्री मैम, नागेश का काम जो यूथ को लेकर के है और हमारा काम जो कम्युनिटी में महिलाओं को लेकर के है, इसको एक लेवल पे तो हम लोगों ने चैनलाइज कर दिया है। और आपने इतने सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटरिंग किया है, तो हमें आपसे एक सवाल था जो हमारे मन में भी ऑलरेडी है ये चीज़, कि क्या कैसे हम इस जो ऑलरेडी चैनलाइज एनर्जी है इसको कैसे हम लॉन्ग लास्टिंग इंगेजमेंट में कन्वर्ट कर पाएँ और साथ में इस इम्पैक्ट को हम कैसे लार्जर स्केल पे लेके जा सकते। थैंक यू। Thank you. I hope it's okay if I speak in English. I'm more comfortable. Yeah. Yeah, thank you. So I think what I'm going to share is just my life, as you mentioned, my experience of having worked with organizations that work with the youth, that work with the community, and just a few learnings of what has actually they've been able to do to sustain that momentum and sustain the scale that they've been able to build. I think the first thing is for every participant to see what is their role in the larger impact, right?
immediately, like everything that we're doing, right? The work that we're doing, both of you have shared, these are not 100-meter races. These are not sprints. It's a marathon that they have to do. But there is a goal post at the end. And on the way, there are many milestones that they'll cross, right? If you think of a marathon, the first kilometer you run itself is hard. And if you can show that, okay, we've crossed this much, we have, 41 to go. So actually creating those milestones so they're able to see the progress towards the larger goal and see their role in that. कि मैं एक महिला हूँ बिहार में आपके community में, the work that I do specifically, how is it adding up? And that is something that will keep me inspired to keep going. अभी जो एग्जाम्पल आपने शेयर किया है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि उन्होंने खुद देखा है इम्पैक्ट, इसलिए तो आंसू बह रहे थे. पर एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, राइट? कुछ दिन ऐसे होंगे जो you break your head लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है. And how do you still keep going because you know there is longer term impact that you're going to make? That is something it's important for you to be able to show them and help them see what that is. Second thing is they need to stay relevant. They need to feel that they're still relevant. ऐसे नहीं कि right now I need you as a member of my community or as a youth member in my village and therefore I'll work with you. Tomorrow your work is less relevant, so I'll start, move on from there. They need to be feeling like whatever the larger goal is, my work is still relevant and I need to keep doing. And if I don't do it, then it's going to impact or have a negative impact, or it's going to take away from the impact, make it a longer journey. And therefore I need to keep doing what I'm doing, even if I'm a small drop in the larger ocean. And for me, the third thing is as individuals, and I think this is true for everybody on this call and not just our youth and communities, but for each one of us, we need to keep learning. You need to keep learning. You need to keep getting more knowledge to do your work better, but also to grow as an individual, right? So how do you have regular sessions with them where they can step back and say, itna jo kaam kiya hai maine, what has been my growth in that? Right. So if I've done work with so many children in my village in Bihar as a woman community member. Great, I've made impact on the kids. How have I grown in this process? Right. And what skills, or sometimes it's difficult for you to realize on your own unless there are specific spaces to step back and reflect on that. So as a leader of these organizations, I think it's important for you to create those times in your journeys for people to be able to reflect and keep learning. And that will also help you as an organization hear from them. So it's not just you saying, you need to follow these instructions and do. You become an organization that's learning. So you're learning from the communities, you're learning from the youth in Nagesh's case, and you're improving, you're becoming nimble, and you're improving the impact that you make. I know it sounds very theoretical, but these things actually work. And, we've seen it work on the ground. My question to both of you would be, I'm sure you know this theoretically, you've probably been doing it already in your own ways. When things are bad, right? When things are tough, shayad funds nahi aa rahe, yeah, Corona, right? That's a prime example in today's day and age. When things are tough, when momentum seems to be waning, what is it that you as leaders of your organizations are able to do to keep your teams and your youth and the communities motivated? And how do you ensure that one person or a few people's low energy does not spread to the others? Like, how do you continuously keep it high energy? This is a question for both of you. थैंक यू मैम. जो आपने पॉइंट बोले हैं मैं वो पूरा क्वाइट उससे रेजोनेट करता हूँ. कम्युनिटी के साथ जब हम काम करते हैं तो एक चीज़ जो हमने इम्पोर्टेंट रियलाइज़ किया है कि आप मुंह से क्या बोलते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप हार्ट में अपने दिल में क्या लेकर के उनके पास जाते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो वहाँ पे एक चेक पॉइंट खुद ब खुद आ जाता है आपके अंदर कि आप अपने पे सवाल कर पाएँ कि आपके दिल में क्या है, आप बोल क्या रहे हैं और उसके साथ आपके दिल में. और जहाँ तक उनके मोमेंटम को बिल्ड करने का काम है कि किस तरह से वो काम होता रहे, तो दो चीज़ें आपने उसमें बोली. एक तो आपको खुद को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली यू आर सीकिंग हियर, आप कर क्या रहे हो, आपको इससे क्या मिल रहा है और क्या आप उन चीज़ों को करके संतुष्ट हो. और सेकंड चीज़ कि हम जब
इन शिक्षा शैलियों के साथ काम कर रहे हैं, तो इनके सेल्फ आइडेंटिटी पे हम कितना काम कर पाए, इनको हम कैसे बिल्ड कर। तो हमारा जो पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल और ट्रेनिंग प्रोसेस रहता है वो इनके स्किल बिल्डिंग को लेकर के रहता है कि इनका कंटेंट पे, पेडागोजी पे इनके स्किल्स की बिल्डिंग कैसे हो पाए। और हम लोग रिफ्लेक्शन सर्कल्स रखते हैं जहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर पाए खुद के लर्निंग। पहले ये बिल्कुल बहुत ही मतलब 50 में से 2 सहेलियां रिफ्लेक्ट कर पाती थी, अभी 30-30, 40-40 सहेलियां हमें बता पाती है कि नहीं हम ये सीख रहे हैं, हमारा रूटीन लाइफ हो गया है, इस तरह का वो चीज़ करते हैं। हम लोग फीडबैक सेशंस रखते हैं और उसको इंकॉर्पोरेट करते हैं पूरी तरह, कि वो जो भी फीडबैक दे रहे हैं, नहीं इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करके देखें, तो हम पूरा उसका ध्यान रखें। और जो सबसे बड़ा काम करता है कम्युनिटी के साथ वो है संवाद, कि आप कितना ज्यादा कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाते हैं, ना कि डायरेक्ट स्टेक होल्डर के साथ जो बिल्कुल आपको दिखता भी नहीं कि ये स्टेक होल्डर हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी आपको संवाद बना करके रखना है। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है यहाँ पे, कुछ भी चीजें आ सकती है, आपको पता भी नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम के बारे में आपने सोचा भी नहीं हो। तो संवाद बहुत काम करता है, और मुझे लगता है कि आपके पास अगर पेशेंस है और कम्युनिटी के साथ ट्रस्ट है, तो फिर बहुत सारा सोल्यूशन कम्युनिटी खुद ला करके आपको देने वाला है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और चीजें करनी पड़ेगी। और जो लास्ट चीज है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में उनको इंफॉर्मेशन देते रहे हैं, चाहे कोविड को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ हम उनको देते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। नागेश का काम ज़्यादा युवाओं के साथ है, तो नागेश भी ऐड कर पाएंगे इस पे कि उनका क्या अनुभव रहा है वहाँ पे और किस तरह से वो लो मोमेंटम को देखते हैं। नागेश आप कॉल पे हैं क्या? Nageshwar, you're on mute. हाँ हाँ, गायत्री और विकास काफी हद तक मैं आपसे रिजोनेट कर पा रहा हूँ। और जैसे गायत्री ने कहा कि व्हाट इज माय ग्रोथ, तो युवाओं की क्या ग्रोथ होगी। और हमने इसे खूबसूरत तरीके से देखा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने हर प्रोजेक्ट को 2 तरीकों में बांट के रखा है। तो कई बार जब हम आउटकम लिखते हैं तो हम आउटकम लिखते हैं कि बच्चों में क्या परिवर्तन होगा, टीचर में क्या परिवर्तन होगा, और फिर स्कूल लीडर में क्या परिवर्तन होगा। लेकिन हमने और वसुधा ने, मेरे को फाउंडर ने, इसमें काफी काफी बेहतर काम किया है कि हमने एक आउटकम चेन बनाई है कि युवाओं में क्या परिवर्तन होगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे मेजर करेंगे, उनका सेल्फ स्टीम कैसे मेजर करेंगे, उनका पर्सनल ग्रोथ के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो वो हमने शुरू किया है। तो एक संस्था के रूप में ये सवाल हमने शुरुआती स्टेज में ही खुद से पूछा है, और शायद विकास आपके लिए भी रहेगा कि जिस कम्युनिटी के जरिए हम बदलाव करना चाहते हैं या जिन युवाओं के जरिए हम बदलाव करना चाहते हैं, उनके बदलाव के लिए हमारी क्या प्लानिंग है। तो इसे सिंपल तरीके से कहूँ तो जैसे यूथ डेवलपमेंट और यूथ फॉर डेवलपमेंट 2 अलग अलग बातें हैं, और हम दूसरी बात में कई बार इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम जिनके जरिए बदलाव कर रहे हैं उन्हें ही भूल जाते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि जैसे वुमेन्स के साथ आप काम कर रहे हैं, हम युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, उनमें अस्थिरता आ जाती है, असुरक्षा आ जाती है, और फिर स्ट्रेस बढ़ जाता है। और जब ऐसा होता है तो वो मूव ऑन कर जाते हैं और वो फिर सिस्टम का हिस्सा नहीं रहते। तो इसे मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर हम उन युवाओं के साथ जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनके साथ हम किस तरीके से उनके पर्सनल ग्रोथ पर हम काम कर सकते हैं, और वो काफी जरूरी है। दूसरा हम एक चीज देखते हैं कि इसे स्टार्टिंग स्टेज में ही कैसे प्रोग्राम डिजाइन में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि प्रोग्राम डिजाइन करते वक्त हमें पता है कि ये प्रोग्राम गांव में रन करना है, ये प्रोग्राम गांव के युवा रन करेंगे, तो उन्हें कैसा माहौल चाहिएगा, क्या उस माहौल के हिसाब से हम कंपोनेंट प्रोग्राम डिजाइन में शामिल कर सकते हैं। तो हमने कदम को डिजाइन करते वक्त वो पूरा ख्याल रखा कि किस तरह का माहौल युवाओं को चाहिएगा, कौन सी वैल्यूज उनके अंदर चाहिएगी, कौन सा माइंडसेट उनके अंदर चाहिएगा, और वो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। विकास ने एक बात कही थी फीडबैक की। हम एक कोशिश वो करते हैं कि फीडबैक तो हम लेते हैं, लेकिन फीडबैक जो लूप है उसे हम कितना शॉर्ट और कितना फास्ट रख सकते हैं। जितना फीडबैक लूप हम शॉर्ट और फास्ट रखेंगे, उतनी जल्दी हम युवाओं की नीड और वहाँ पर जो भी कम्युनिटी काम कर रही है उनकी नीड को समझ पाएंगे, और ये समझ पाएंगे कि क्या चीज डिस्टर्ब कर रही है। दूसरी तरफ से मैं अपने अनुभव से कहूँ, शायद विकास आपको भी ये लगता होगा, और फंडिंग पॉइंट आप पूछे कि हमारे लिए एक चुनौती है कि हमें कई बार ऐसा काम करना होता है जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, जो हमारे प्रोग्राम के आउटकम में सीधा नहीं दिख रहा है।
लेकिन हमें वो काम करना होता है क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग उस कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं। हम आज 1 साल के अंदर जो बदलाव हुए वो नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगले 10 सालों में इस गाँव के अंदर क्या परिवर्तन होगा। तो हमसे जुड़े युवाओं ने, जैसे मैं कहूँ कि हम कोविड के दौरान हमसे जुड़े जितने युवा थे उन्होंने सुंदर-सुंदर तरीके से बहुत खूबसूरत काम किया। एक युवा ने गाँव में लाइब्रेरी बनाई, किसी युवा ने गाँव में मोहल्ला स्कूल शुरू किया। एक युवा जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा था, उसने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सारे कॉर्पोरेट ऑफिस से, एक कंपनी के सारे कॉर्पोरेट ऑफिस से प्लास्टिक के ग्लास को रिप्लेस कर दिया। प्लास्टिक के ग्लास का यूज़ करना बंद हो गया और ये बदलाव इसलिए संभव हो पाया क्योंकि ये अंदरूनी बदलाव युवाओं के अंदर आया। मतलब वो किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, वो रिपल इफेक्ट है। तो गायत्री, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जैसे विकास की ऑर्गेनाइजेशन है और मेरा गाँव मेरी दुनिया है, हम ग्राउंड लेवल पर इस तरह का काम करते हो और कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए हमें कहीं न कहीं फाउंडेशन का सपोर्ट चाहिए, हमें फंडर्स का सपोर्ट चाहिए। और आपका काफ़ी एक लंबा अनुभव रहा है दोनों तरीके से, कम्युनिटी के साथ काम करते हुए और अभी अमित चंद्रा फाउंडेशन के साथ काम करते हुए। तो हमें किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए जब हम फाउंडेशन से एंगेज करें या हम फंडर से एंगेज करें, तो हमें किन-किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए एंगेज करते हुए? Over to you. Sure, sure. So I think one thing to remember is that funders want to be engaged honestly, right? So ऐसे नहीं कि only share the good picture. That's great. Everybody, even as a funder, I'll be very happy if my NGO that I'm supporting is doing well. But it's not realistic, right? कि 100% of the time, 100% आपके सब programs अच्छे चल रहे हैं, आपको funding के अलावा और कुछ support नहीं चाहिए. I mean, if that is the case, then, you know, hats off to you. But having been on the other side, I know that's not possible. Right? Having worked with schools, I know there are some school leaders who are doing a brilliant job, but there are many of them who are skeptical. So I think, you know, putting both my hats on, having worked in an NGO and run an NGO as well as having now being on the funder side, I think share your struggles. कि ये अच्छा चल रहा है लेकिन इस कम्युनिटी में या इस गांव में या इस लीडर्स के साथ, whatever work you're doing, here is where I'm struggling. Right? That's one. Two, I think जितना भी आपके पास data है, you know, make it into a way that is understandable. Do analysis on it. Get help. You know, your funder can also help you. I think one of my toughest funders when I was at ISLI, but also the best funder, asked the most questions that even I used to look at the data and say, wow, I never thought about that. So every meeting with this person used to make me feel energized because I've now got more questions to go back and figure out. And that's how I feel a really good relationship works, right? ऐसे नहीं कि you know, the funder is going to stop funding you because this year you've not met your goals. If you go at the end of the year and say, yeah, my student impact is lower, then yes, they're going to ask, why didn't you tell me anything until now? Right? But if you've been in regular touch with your funder saying that in these particular schools, this is the issue I'm facing, their expectations are also managed, but they can also perhaps come to you with solutions, right? They are working across different NGOs where there might be something that's useful to you, some things that are not, but if you have an open dialogue, that helps. That's the first thing I would say. I mean, second thing I would say, so engage with numbers and educate your funders. Right? As a funder, if I'm looking at 17 different organizations, it's very easy for me to stay superficial and not get into the depths of it. I'm just hearing your own organization in the last 5 minutes and I'm sure this is true for, you know, all the participants on the call also, has been hugely inspiring. Right? Ki in your own ways, you've been able to bring about so much change. Now, as a funder, it's important to not only be inspired, but to also understand, get educated about what are the things that you're doing, how are you making that change, you know, share things that you're happy to share with other NGOs so they can follow. I think that would be the, you know, the essence of, you know, the recommendation I would give you. Make it a partnership. Don't make it a power dynamic. If funder ke paas paisa hai, so they are more important. I'm doing the work, which is, in my mind, it's the other way around.
most important is the community, is the I know people don't like the word, but the beneficiary, right? That is the most important person in the equation. The funder is actually doing the easiest job of writing a check. So don't go with a feeling ki my work cannot sustain if I don't get this funder convinced. Go with the mindset that together we can make this change. That, I mean, having been on both sides, I can say this with confidence and not just from a with a funding hat on. I think it's very important to see it as a partnership and not as a hierarchy of power. I think, I mean, I would love to understand from either of you, like how are you seeing when you're going to funders, what are the things you're struggling with? And I think many people on the call will resonate with some of the struggles you have, but also what you've learned in terms of how you got better at it. I think that will be useful for people. थैंक यू सो मच गायत्री, काफी इंसाइटफुल मुझे लगा एक चीज की कैसे हम उस तरीके से देख पाए कि फंडर्स और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये काम कर रही है और पार्टनरशिप वे में देखें, ना कि पावर डायनेमिक्स वाले रिलेशनशिप में देखें। और मतलब मैं पर्सनल अपना कहूँ, मेरे साथ हुआ है कि जो कुछ हमारे साथ जो हुआ है मेरा गाँव मेरी दुनिया के साथ, कि कुछ फंडर्स ने हमें काफी बेहतर इनपुट दिए हैं, तो उस तरीके से कि इस प्रोग्राम को इस तरह किया जा सकता है उस तरीके से। लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशन कई बार हमें लगता है कि क्या ये फंडर्स के आउटपुट से मैच कर रहा है, मतलब जो प्रोग्राम डिजाइन हमने स्टार्टिंग में भेजा था उसका एक स्पेसिफिक आउटकम है, और कई बार वो आउटकम हम कई बार बहुत अच्छी तरीके से मैच कर पाते हैं और कई बार उसके अलावा काफी चीजें इमर्ज होती है, और वो जो चीजें इमर्ज होती है कम्युनिटी के साथ काम करते हुए वो बहुत पावरफुल होती है। लेकिन हम कई बार बैक स्टेप ले जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, हम वो इमर्ज होने वाली चीजों पर बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि ये आउटपुट फंडर्स को चाहिए था, चलो ये हम अच्छी तरीके से बताएंगे। और शायद वहां पर ग्राउंड लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो शायद कम्युनिकेशन एक गैप हो जाता है, या फिर हम बैक स्टेज ले लेते हैं, वो मुझे लगता है। थैंक यू सो मच गायत्री फॉर शेयरिंग योर इनपुट। और एक चीज मुझे काफी मैंने लिखी है, मुझे काफी अच्छी तरह लगी कि हाउ कैन स्टे रिलेवेंट टू यू, वो कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो युवा और वो महिला 1 साल के बाद जैसे भी कोविड खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कि शिक्षा संबंधी ना हो, लेकिन फिर भी वो हमारे पार्टनर है, और हम क्या कर सकते हैं उनके साथ इंगेज करने के लिए, वो जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। और मैं वो अपने लिए भी नोट कर रहा हूँ कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे वो ख्याल रख सकते हैं कि उन लोगों के साथ हम इंगेज करें जो शायद एक्टिवली अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं यहीं पर काफी पावरफुल रहा ये डिस्कशन में, अपने पैनल डिस्कशन को ओपन करना चाहूँगा सवाल क्वेश्चंस के लिए। और मैं सारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक शेयर के जरिए ये ओपन करना चाहूँगा कि काफी सवाल है जिनका आंसर अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन जरूरी है कि वो सवाल बने रहे ताकि हम खुद कुछ बेहतर कर पाए, वरना अगर सारे सवाल आंसर हो जाएंगे तो फिर हमारे पास कुछ बचेगा नहीं ज्यादा करने को और बेहतर करने को। तो मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी शाह समुंदर से नूर निकलेगा। थैंक यू सो मच। We will take 1 or 2 questions, टाइम के हिसाब से मैं। I think there's one question from Chandni. In your experience, what are the key elements to inspire youth? I think, I don't know if it's a key element, but I think what I've noticed is complete honesty, being open. I heard a very interesting person speak about a youth college that they started in Africa. And he said everything was going well. He had fabulous feedback. Their students were doing well until one day he got an anonymous note saying that what he saw was a rosy picture. The reality was that people were very upset. And his initial reaction was to ignore it because he said, I can see that everything's going well. Why would this be true? Within 10 minutes, he got angry.
because, you know, how dare someone say that things are not going well? This is obviously one person who is disillusioned, and there are, you know, 149 others who are happy. And then he went to the third phase of, actually, let me find out if this is actually is one person, then there are many. And when he did that, he realized majority were unhappy. And he had only been listening to the yes men instead of listening to everybody. So I think what I found very inspiring was that he went back and he had the students themselves co-create what they wanted their college to be, what they wanted the culture to be, what they wanted inputs in curriculum in terms of the job readiness that they had. And that, he said, was a turning point for them as an organization, as a college. And so I think for me, that was a very, very inspiring lesson. How do you listen, co-create? I think the Prakash or Nagesh, one of you talked about, you know, design, involving them in the design phase itself, and then being true to that design that they have co-created. That would be my recommendation in terms of key element to keep them engaged. I'm happy for others to answer that, or we can go to another question. एक सवाल है कि कैसे हम कम्युनिटी में जो यूथ है उन्हें लगातार मोटिवेट रख सकते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि काफी जरूरी है कि वो इकोसिस्टम तैयार किया जाए जहां पर वो खुद को समझ पाए। अनटिल एंड अनलेस वो खुद को नहीं समझ पाएंगे और वो नहीं समझ पाएंगे कि मोटिवेशन क्या है, तो वो रेस का हिस्सा हो जाते हैं। और हमारी मेरा गांव मेरी दुनिया की तरह हमारा तो काफी जरूर मानना है कि बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी तो होना जरूरी है, लेकिन उनका क्या जो 85% से ऊपर ला रहे हैं, लेट्स सी देयर कंट्रीब्यूशन इन द कंट्री ना। और वहां पर हम कहीं ना कहीं मतलब वहां पर भी हम कहीं ना कहीं लेक कर जा रहे हैं कि हमने स्कूल इनरोलमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं, हमने बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी में हम पिछले 70 सालों में काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर गए हैं, लेकिन जो देश की समस्या है वो भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और उनसे डील करते वक्त हमारी जो स्किल है वो कहीं ना कहीं हम इस रेस का हिस्सा होते हुए नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि यूथ को मोटिवेट करने के लिए, और अभी जैसे अमित चंद्रा फाउंडेशन काफी सपोर्ट करता है ऐसे, और अभी जो नीलकनी जी आए थे उन्होंने पिछले साल ही शायद एक्टिव सिटीजनशिप का जो CSR के अंदर जो कैटेगरी होती है वो ओपन किया है। तो एक तो वो इकोसिस्टम लेवल पर कैसे कर सकते हैं, मैं ग्राउंड लेवल पर बात करूं तो बहुत जरूरी है कि ग्राउंड लेवल पर रोल मॉडल हो, क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ कोई लड़का गांव के लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाएगा। उनकी गली का कोई लड़का अगर कुछ काम करके दिखाता है और क्या हम उस व्यक्ति में, उस युवा में इन्वेस्ट कर पाते हैं, वो बहुत जरूरी है कि वहां का कोई व्यक्ति उन्हें बहुत अच्छी तरीके से इंस्पायर कर सकता है, वरना वो रिलेट नहीं कर पाते। मुझे लगता है मोटिवेशन रिलेशनशिप से आता है, और वो अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे तो आप मोटिवेट नहीं कर पाओगे। वो रहेगा थोड़े दिन, इंस्पिरेशन रहेगा कि हाँ मुझे अमिताभ बच्चन जैसा बनना है, लेकिन वो अंदर से नहीं आएगा फिर। मुझे उस तरीके से लगता है। विकास, आपका क्या ख्याल है इस मामले में? मुझे लगता है कि जो शायद शालिनी का ये सवाल था कि यूथ और जो भी महिलाएं हैं जो इनके साथ हम लोग काम करें कम्युनिटी के साथ, उनको सोशल वर्क को लेकर के खास करके किस तरह से वो देखते हैं, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कि मुझे लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत ही मतलब क्या कह सकते हो, बिना समाज को बिना जाने आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप क्लास में जाते हो और वहाँ पे ये आपको पढ़ाया जाता होगा कि इस समाज में दलित भी हैं, इस समाज में मुस्लिम भी हैं और इस समाज में बाकी लोग। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें कुछ खास चीजें ही देती है और वो कहीं खास जगह ले जाने की कोशिश करती है, हमें अपने ही आसपास की चीजों को रियलाइज करने नहीं देती। तो शायद अगर वो रियलाइजेशन, अगर एजुकेशन नहीं क्रिएट करेगा, तो जो मैम आज सुबह भी बात कर रही थी और कम्युनिटी एम्पावरमेंट का, तो एम्पावरमेंट का क्या मतलब होगा कि हम अपने आसपास की चीजों को जाने। आप देखें कि गांव में भी जाइएगा तो वो नेशनल इश्यू की बात करते हैं क्या मैं, और लेकिन उनका स्कूल टूटा पड़ा हुआ है, स्कूल में किताब नहीं है, बच्चे आ रहे हैं उनका बैग फटा हुआ है, टॉयलेट नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम अपने लोकल इश्यू के बारे में कैसे पूरी कम्युनिटी को अवेयर करें और उसको वो एक इश्यू बना पाए। मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी होगा। शायद हमारे काम का एक बड़ा पर्पस ये है। इस पे मैं चाहूंगा गायत्री मैम भी उनका क्या फीडबैक है इस पे, कि मतलब किस तरह से वो सोचती हैं। I think question काफी tough है, but I think what you said is absolutely right. कि, you know, if you don't fix your immediate
surroundings, what your constituents are, then how are you going to start changing things at the country level, right? So I think it's very important for people to realize कि one change हो सकता है, right? As Nagesh said, हमारे गांव का लड़का और लड़की have been able to achieve certain things. This is possible. Or neighboring gaon mein, somebody that they can associate with, right? Everybody doesn't have to be a story of national success. But if you can transform your village, if you can transform your community, and you can do it on your own, right? You're not necessarily with any external support. Funding, yes, of course, that's always helpful and that's always going to make a bigger difference. But if you have been able to instrumental in bringing that funding, then even better, right? If you have been able to access government schemes that you're eligible for, but you weren't earlier doing that, but then as a community, you have been able to, through your panchayats or whatever, or your, whatever means, but you're able to bring about that change. I think that's hugely inspiring to see for future change and for others to replicate and, do in their own communities and villages as well. Thank you so much. Sorry, Gayatri, आप complete कर रहे हो? No, I was just going to say, I think we've answered all the questions. या मतलब काफी सवाल है, लेकिन हम उन्हें ऑफलाइन ले सकते हैं, मतलब हम लोग कर रहे हैं, फिर बाद में हम बात कर सकते हैं कि क्या और भी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ एडुमेंटम के साथ जुड़ी हुई है वो उन सवालों का जवाब दे सकती है. तो थैंक यू सो मच गायत्री, काफी इंसाइटफुल रहा. और जो आपके दोनों तरह के एक्सपीरियंस है, कई बार वो काफी पावरफुल होते हैं कि हम सिक्के के दोनों पहलुओं को देख पाए, वरना हम हमारी तरफ से एक ही सिक्का, हमें लगता है कि वही शोले का सिक्का हो गया, एक ही चीज आ रही है बार बार. और विकास, थैंक यू सो मच. आपने जो ग्राउंड पे जो एक्सपीरियंस शेयर किए वो मेरे लिए वो विटनेस करना काफी, शायद ऑडियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल रहा होगा. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग स्पेस विद अस. ओवर टू यू पारुल. Thank you. My pleasure to be here. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much, all of you, for such an engaging discussion. It's very important to see community and youth as integral to any change process, and this discussion has enlightened us about how this approach can be made more effective. So thank you to all our panelists for engaging in this discussion and talking about such a relevant topic. With this, I would like to remind our audience to not forget to fill the Google form shared with you in the chat box in case you would like to connect with these organizations.